नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 30 अगस्त 2023 एंड करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज का हम लोग न्यूज़ जो देखने वाला है वो है असम ट्रिब्यून से। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मिशन प्रकृति के बारे में। मिशन प्रकृति क्यों न्यूज़ में था, सबसे पहले तो ये देख लेना है क्योंकि मिशन प्रकृति को असम में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? देखो, दो इंस्टीट्यूशंस है मिलकर लॉन्च कर रही है। एक तो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दैट इज WWF, और दूसरा है समग्र शिक्षा अभियान। नाउ समझने की कोशिश करना दैट ये क्यों लॉन्च किया गया है। देखो, समग्र शिक्षा अभियान का एम क्या है ये आपको पता है? उनका मेनली एम जो है बच्चों को लेकर है, एजुकेशन के रिलेटेड, राइट। अच्छा, अब WWF ने समग्र शिक्षा अभियान के साथ जब मिलकर मिशन प्रकृति लॉन्च कर रही है तो मिशन प्रकृति का जो एम है ना वो हमको समझना पड़ेगा दैट इससे के थ्रू हम लोग एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और वो ऐसा इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम हो जो क्या चिल्ड्रन लेड प्रोग्राम है, जो क्या इनिशिएट करता है एक चिल्ड्रन लेड ग्रीन मूवमेंट इन स्कूल एज वेल एज कम्युनिटी। मतलब स्कूल में तो चिल्ड्रन लेड ग्रीन मूवमेंट होता ही, मतलब ऑफ कोर्स बच्चे जब बच्चों के थ्रू ये इनिशिएट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यस ये एक चिल्ड्रन लेड ग्रीन मूवमेंट है स्कूल में एज वेल एज वहाँ की कम्युनिटी ओवरऑल, राइट। जिससे क्या ओवरऑल ये आई मीन जागरूकता जो है इन्वायरमेंट एजुकेशन के रिलेटेड वो एटलीस्ट यंग माइंड्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से हो सके, राइट। नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व स्कीम जो क्या रिसेंटली इनिशिएट किया गया था ऑफ कोर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। उसको न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड सेक्टर में घोषित किया गया है। सो बेसिकली ये स्वामित्व स्कीम के थ्रू हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काइंड ऑफ इसमें जो मैप दिए हुए रहेंगे ना उसमें मैप जो है एक्यूरेट मैप्स रहेंगे। सिर्फ मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल इस मैप के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी कहां से कहां तक है, एग्जैक्ट प्रॉपर्टी जो है ना रूरल रीजन्स का एग्जैक्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर है ना, सब कुछ का डिटेल्स आपको मिलेगा, राइट। इसके साथ क्या होगा दैट आपको पता चलेगा दैट आप अगर कोई गांव में जमीन खरीदना चाहते हो तो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसके हैं, एग्जैक्टली वो गांव वो जो जमीन है वो किसका है, क्योंकि गांव में बहुत उल्टा पुल्टा जालबाजी होता था, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी कार्ड्स। इनफैक्ट दीज कार्ड्स हैव मल्टीपल बेनिफिट्स। क्या क्या मल्टीपल बेनिफिट्स है स्वामित्व स्कीम के थ्रू जो ये कार्ड मिलेगा? इसके थ्रू फायदा ये होगा दैट अगर जो भी प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं वो अगर बैंक लोन एक्सेस करना चाहते हैं ना तो वो इजी तरीके से किया जा सकता है। डिफरेंट अदर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी जो कि रूरल रेसिडेंशियल एसेट्स को आप कोलैटरल के थ्रू रखकर अगर आप कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। ये एक ऐसा इरिगेशन सेंसस रिपोर्ट होता है जो क्या हर 5 साल में निकाला जाता है। क्लियर है? नाउ इसके थ्रू फायदा क्या होता है माइनर इरिगेशन स्कीम के डेटाज के थ्रू? देखो, इससे जो इतने ज़्यादा क्रूशियल डेटा रहता है ना जिससे आप इफेक्टिव प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो ओवरऑल इस सेक्टर में। तो सवाल होता है माइनर इरिगेशन ये है क्या? ये एक इरिगेशनल स्कीम है जिसकी कल्चरल जो कमांड एरिया है ना वो अप टू 2000 हेक्टेयर होती है। और ये एक ऐसा इरिगेशन मतलब तो समझ रहे हो ना, इरिगेशन मतलब सब्जेक्शन ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। क्योंकि देखो हमारा जो देश है ना वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। तो क्या है ना दैट हर जगह में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट हर जगह में तो प्रॉपर सब समय तो आपको वाटर की सब्जेक्शंस नहीं होती है ना, तो इसीलिए उस रीजन में हमको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ता है। और जहां तक हम लोग माइनर इरिगेशन की बात करें तो माइनर इरिगेशन उन कल्चरल रीजन्स में होता है जो क्या 2000 हेक्टेयर तक का रीजन होता है। इनफैक्ट माइनर इरिगेशन स्कीम में डगवेल के थ्रू भी माइनर इरिगेशन की जाती है, शैलो ट्यूबवेल के थ्रू भी, डीप ट्यूबवेल के थ्रू भी, सरफेस फ्लो इरिगेशन स्कीम, सरफेस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, हर एक जो फीचर्स है, यस एवरी फीचर्स आर देयर इंक्लूडेड इन दिस माइनर इरिगेशन स्कीम। तो सवाल होता है इस
का जो रिपोर्ट का इसका हाईलाइट क्या क्या है, देखो ये जो रिपोर्ट है ना, ये अगर देख लोगे एक्चुअली में सेंसस जो है ना वो रिवील करता है दैट देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 23 मिलियन से भी ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स इंडिया में है, जिसमें 94.8% की अगर बात करूं वो ग्राउंड वाटर स्कीम्स है, एंड बाद बाकी जो बचा अराउंड 5.2% वो सरफेस वाटर स्कीम है। क्लियर है, समझ रहे हो बात? अच्छा, अब ये जो स्कीम है इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कीम पता है कौन होल्ड करता है, वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश और उसके बाद आता है तमिलनाडु। एंड ये रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है दैट ग्रोथ हुआ है 1.42 मिलियन ओवरऑल हेक्टेयर का जो है अल्टीमेटली यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। और ये जो ग्रोथ है ग्राउंड वाटर स्कीम में 6.9% का ग्रोथ हुआ है, वहीं पर सरफेस वाटर से जो ये इस इरिगेशन को किया जाता है वो है 1.2% में इंक्रीज हुआ है ओवरऑल, राइट। और ओवरऑल ओनरशिप अगर देख लोगे ये माइनर इरिगेशन स्कीम का, वो प्राइमरीली प्राइवेट के पास ही है, रफली अराउंड 96% से भी ज़्यादा। बट वहीं पर अगर इंडिविजुअली ओन्ड स्कीम देख लोगे जो कि स्पेसिफिकली वुमेन के द्वारा ओन किया जाता है, वो है अराउंड 18.1%। तो इरिगेशन सेक्टर का ये जो आज का जो आर्टिकल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप इससे डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में आंसर्स भी लिख सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग द हिंदू का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये चाइना का जो डिफेंस पॉलिसी है ना उसको डिसाइड करने बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बेसिकली पॉलिसी क्या है, ये चाइना ने एक टेस्ट किया है, और ये टेस्ट किसका है, पावरफुल कॉइल गन का। जी हाँ, ये जो पावरफुल कॉइल गन है ये बेसिकली चाइना नेवी ने रिपोर्टेडली ऐसा आया था दैट उन्होंने टेस्ट किया था वन ऑफ द एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड दुनिया का कॉइल गन, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है, जो क्या इजीली अपने तरीके से अगर इस वेपन है ना, इस वेपन से ही आप इजीली लॉन्च कर सकते हो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल विद एक्सेप्शनल वेलोसिटी। अच्छा, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बारे में बात की जा रही है, बट आप खुद सोचो अगर इसी को हम लोग अगर डिफेंस पर्पस में यूज करें तो आप बीजिंग में बैठकर कोई ऐसा गोली चला सकते हो जो कि सीधा जाकर सैन फ्रांसिस्को में गिरे। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, राइट। तो ये जो है ना इस टेक्निक के थ्रू इस्तेमाल करती है, जिसका जो ये बेसिकली अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है काइंड ऑफ, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन के बारे में बात करो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉइल गन। ये मैग्नेटिक एक्सेलरेटर है जिसका पोटेंशियल है दैट अगर आने वाले समय का जो वॉरफेयर है ना उस वॉरफेयर को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, क्योंकि ये जो वेपन है इससे आप फास्टर और ज़्यादा डिवास्टेटिंग अटैक कैरी आउट कर सकते हो आप एनिमी के टारगेट्स के ऊपर, ठीक है। ये जो वेपन्स है इट कुड बी यूज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स और साथ ही साथ सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। इनफैक्ट अगर ट्रेडिशनल आर्टिलरी से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो यस, कॉइल गन जो है ना ये ऑफर करता है एडवांटेजेस, जैसे फास्टर लॉन्च स्पीड, जैसे लोअर लॉन्च कॉस्ट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो क्या कॉइल गन के हैं। और आप खुद सोचिए, इससे आप मिसाइल्स तो जैसे मैंने पहले बोला डिफेंस पर्पस के लिए आराम से मिसाइल्स कर ही सकते हो, बट आने वाले समय में स्पेस कुछ इंपॉर्टेंट जो जैसे स्पेस में अगर कुछ लॉन्च करना तो वो भी करने का प्रोस्पेक्ट्स है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, अभी तो ये इनिशियल नैसेंट स्टेज में है ना ये टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किसने किया है, चाइना ने, चाइनीज नेवी ने। तो ये इंडिया के डिफेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक एक्रोनिम जिसका नाम है RAISE, जो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने B20 समिट के दौरान दिया था। B20 समिट क्या होता है, देखो B20 मतलब बिजनेस 20 समिट, जो क्या ऑन द लाइंस ऑफ G20 समिट कैरी फॉरवर्ड किया गया था। तो इसका थीम ही था रेज, RAISE, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफेसाइज करना चाहते हैं इंडिया का रोल दैट इंडिया को आने वाले समय में एक ग्लोबल सप्लाई चेन तो बनना पड़ेगा, बट ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन बनना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी प्रमोट हो सके। इनफैक्ट ही कॉल्ड फॉर अ बिजनेस टू गो बियॉन्ड प्रॉफिट। मतलब इन्होंने बोला दैट ठीक है आप लोग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं, प्रॉफिट के आगे सोचो। आप सोचो कैसे हम लोग प्रॉफिट तो करें ही, बट साथ ही साथ एक लंबा टर्म के लिए बिजनेस सस्टेन कर सके, आप रेजिलिएंट दिखाओ, आप सस्टेनेबिलिटी दिखाने की कोशिश करो, और उसके लिए रेज का फंडा फॉलो करने के लिए बोला है। रेज स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, मतलब हर एक बिजनेस को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑल, राइट। क्योंकि सोसाइटल डेवलपमेंट मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा से अच्छा बनाओ और इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एक्सेलरेटेड, A फॉर एक्सेलरेटेड, रेज में A,
इज फॉर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होना चाहिए बट इन एन एक्सेलरेटेड मैनर। तीसरा है आई फॉर इनोवेटिव, राइट। इसमें हाईलाइट किया जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन बिजनेस स्ट्रैटेजीज। एस स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, दैट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होना चाहिए वो बिजनेस, है ना, नॉट ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। आने वाले समय में देखो इकोनॉमिकल टर्मोइल आते ही है, क्योंकि आने जैसे बिजनेस अगर आएगा ना तो उसका कंपटीशन भी आएगा, ठीक है। तो अगेन वो तो आएगा ही, बट हमको सस्टेनेबल बनना है। नेक्स्ट इज इक्विटेबल, जहां पे फोकस रहेगा ऑन फेयरनेस एंड इंक्लूसिवनेस इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली ये 9 years ऑफ इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट किया। तो सवाल होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख ले। कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2018 में, इनफैक्ट 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट जब तक ये लॉन्च नहीं किया गया था ना, तब तक बहुत ही पुअर फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेटा था हमारे देश का। उस पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना था, है ना, और लोगों तक ये बेसिक जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज हमको पहुंचानी थी, राइट। तो इसीलिए यहां पे बोला गया दैट एक्सेस टू द नीड बेस्ड क्रेडिट, है ना, रेमिटेंस के फैसिलिटीज, इंश्योरेंस के फैसिलिटीज, पेंशंस के फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप, ये एक्सेसिबल नहीं थी। बट प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू बैंक खाता बनाना बहुत ही आसान हो गया। अगर इस प्लान का इनिशिएटिव देखिएगा, देखिए क्या है ना, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब जिससे हर एक बंदा, हर एक गरीब तबके का बंदा बैंकिंग फैसिलिटीज को एक्सेस कर सके, वो हम पहुंचाना है। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। कहीं ना कहीं हमें सेविंग को प्रमोट करना पड़ेगा और इसके लिए हमको एटीएम का यूज करना पड़ेगा, है ना, पेंशंस, इंश्योरेंस फैसिलिटीज का यूज करना पड़ेगा। क्रेडिट का एक्सेस, दैट इज बोला जा रहा है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, जिससे प्रोवाइड किया जा सके बैंक्स सम शॉर्ट ऑफ गारंटी अगेंस्ट द डिफॉल्ट्स। यही नहीं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिससे एक्सीडेंट कवर को बढ़ाया जा सके, लाइफ कवर को बढ़ाया जा सके। और इसमें एक्सीडेंट कवर के भी फैसिलिटीज हैं अगर आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड है अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना, राइट। एलिजिबिलिटी कौन कौन है? देखो, हर एक इंडियन नेशनल्स जो कि 18 साल से 59 ईयर्स के बीच में है, तो यस दे आर एलिजिबल। और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका अगर फंड आ गया ना, तो सरकार जो आपको फायदा पहुंचा सकती है, सरकार आपको डायरेक्टली आपके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू पैसे डाल सकती है, पहली बात तो। और दूसरा जो आपको बेनिफिट हो जाएगा वो ये है दैट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक तो देखो, हर एक गवर्नमेंट स्कीम का फायदा मिलेगा ही आपको, है ना, वो सेंटर का हो या स्टेट का हो या फिर लोकल, सरकार मेक श्योर करेगी आपको जनधन योजना के खाते में ही पैसा डाले। और साथ ही साथ इससे फायदा ये हो रहा है दैट हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रमोट हो रहा है। इससे क्या हो रहा था, पहले क्या होता था ना, सरकार से जो गरीबों तक पैसा आ जाता था ना, पता है, 1 रुपया अगर सरकार भेजती थी तो गरीब कितना मिलता था? मुश्किल से 10 पैसे मिलते होंगे, 4-5 पैसे मिलते होंगे। मतलब ये 95 से 90 पैसे जो है बीच में खा लेते थे मिडिलमैन। अभी क्या, सरकार 1 रुपया भेज रही है तो उस जो बेनिफिशियरी उसको 1 रुपया मिल रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो क्या अभी न्यूज में था, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैजिक राइस के बारे में भी न्यूज में था पीआईबी का। सो मैजिक राइस स्टैंड्स फॉर, इसको हम लोग चौकवा राइस भी बोलते हैं। ये आसाम का एक हेरिटेज का पार्ट है, क्योंकि कहा जाता है अहोम डेस्टिनी जो थे ना, अहोम डायनास्टी के ऑफकोर्स ये स्टेपल फूड हुआ करता था। वो लोग जो भात खाते थे, ये आपका जाके मैजिक राइस या फिर चोकुआ राइस जिसको बोला जाता है, वो खाते थे। इसको कल्टीवेट किया जाता है ब्रह्मपुत्र के इन एंड अराउंड वाले एरियाज में, और ये एक सेमी ग्लूटेनियस विंटर राइस है, जिसको हम लोग साली राइस भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा मैजिक राइस के बारे में। अच्छा, ये एक स्टिकी और ग्लूटेनियस वैरायटी के राइस होते हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया है इनटू बोरा एंड चोकुआ बेस्ड, क्योंकि इनके एमाइलोज कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये डिवीजन किया जाता है। और ये राइस वैरायटी जो है वाइडली कंज्यूम किया जाता है इसके कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि आप इसको प्रिपेयर करना तो ईजी होता है और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल भी इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। एंड दैट इज़ वाई प्रोबेबली द रीज़न इज दैट होम डायनेस्टी जो है थी, उनके ट्रुप्स जो थे इसी को खाते थे एज अ स्टेपल फूड, राइट। सो इसी के साथ दोस्तों आज का यहाँ सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।